ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमें ये देखना था कि व्हाट एक्चुअली इज n एंड व्हाट एक्चुअली इज c। सो n आई थिंक स्टिल है ना, n का वैल्यू जो हमें दिया गया है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, कुछ कुछ किताबों में ऐसा होता है। c रिप्रेजेंट करता है क्लास साइज को, ठीक है। और थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर FIDI दिया है, n दिया है, c दिया है। तो अगर उसने c दिया है और n दिया है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ FIDI। सो फॉर श्योर वो समेशन ऑफ FIUI ही दिया हुआ है आपको 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मीन का फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h, जहाँ पे h डिनोट किया गया है c से, FI डिनोट किया गया है n से। तो a हमारे पास पता नहीं, हमें समेशन ऑफ FIUI 2 हो जाएगा, n 5 हो जाएगा और c 10 हो जाएगा, और x बार आपको दिया हुआ है विच इज 54.3। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 4 के बराबर। तो a आपके पास आ जाएगा 54.3 माइनस 4 विच इज सपोज टू बी 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा, तो ये आपके पास 50.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस लॉजिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। बट सर आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा, 50.3 तो नहीं दिया हुआ है। नहीं, तो अगर हम FIDI को कंसीडर करते हैं 2 के बराबर, अगर आप लेते हो समेशन FIDI इज 2 फॉर अस, तो x बार हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो उस केसेस में आपके पास हो जाएगा a इज अननोन 54.3 प्लस समेशन ऑफ FIDI 2 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिविजन करके आप निकाल लेना, ठीक है। ये दोनों हम लॉजिक सोच सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ नया जानने जैसा नहीं है हमारे लिए कि भाई इसमें कुछ हम सीखें या जाने, ठीक है। ओके, चलिए तो इसको सर्कल कर लो आप क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें डेटा कुछ गलत दिया हुआ है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन n हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही डिनोट होगा, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास गिवन है, और c जो होगा वो क्लास साइज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो समेशन FIDI जो 2 लिखा है वो कहीं -2 हो, ठीक है। तो वो डेटा उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट फॉर्मूला जो हमको मालूम है उससे नया कुछ जानने के लिए नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट 12th वाला में कोई डाउट है क्या? 13th 14th 19th वाले में डाउट है? 19th वाला तो कल मैंने करके दिखा दिया था, शायद आपको किया था ना कल, एक तो किया था मैंने। 16 किया था कल। 16 तो 19 में कुछ खास नहीं है बेटा, 16 और 19 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 19 में क्या दिया हुआ है आपके पास, xi माइनस yi जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है। और x बार जो है मेरे पास वो मेरे पास 20 के बराबर है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ xi हो जाएगा 20 इंटू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब मुझे बोला गया है y बार निकालने के लिए, तो y बार भी हो जाएगा समेशन ऑफ yi, ठीक है, इंटू n, ये भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप रिलेशन निकाल के कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। मान लो मीन आपको 20 दिया हुआ है, y बार आपके पास हो जाएगा x बार प्लस समथिंग, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि xi माइनस yi 3 के बराबर है, मतलब समेशन ऑफ xi माइनस समेशन ऑफ yi जो मैं करूँगा वो भी समेशन 3 के बराबर होगा। अब ये समेशन ऑफ xi माइनस समेशन ऑफ yi इज समेशन ऑफ 3 का मतलब क्या है, अगर मैं दोनों को n से डिवाइड कर दूं तो समेशन ऑफ xi बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन ऑफ yi बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3n। तो समेशन ऑफ xi वुड बी डिनोटेड बाय x बार, समेशन ऑफ yi वुड बी डिनोटेड बाय y बार, और समेशन 3 का n टाइम्स करो और फिर n से डिवाइड कर दो, तो ये 3 के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। तब आपको y बार जो निकालना है वो x बार माइनस 3 हो जाएगा। सही है, आई थिंक सो, वेरी मच इजी। आंसर ही नहीं। कोई बात नहीं ना, इसने क्या लिखा है यहाँ पे आपके पास, xi माइनस yi 3 के बराबर दिया है। हाँ, तो xi बड़ा है तो x की हर ऑब्जर्वेशन बड़ी है, तो x का मीन तो ऑटोमेटिकली बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो y का मीन यहाँ पे बड़ा कैसे आएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा लॉजिकल चीज़ है।
भाई x का हर ऑब्जर्वेशन बड़ा है, xi माइनस yi 3 के बराबर है, मतलब x का हर ऑब्जर्वेशन बड़ा है, तो उसका मीन अगर अपन करेंगे वो भी बड़ा ही आएगा ना। और कितने से बढ़ाएगा, हर ऑब्जर्वेशन 3 से बड़ा है तो उसका मीन भी 3 से बढ़ा जाएगा, है ना। जैसे हर ऑब्जर्वेशन में अपन 5 ऐड करते हैं तो मीन 5 से बढ़ जाता है। ओके, तो उस हिसाब से आप कर लेना चेंजेस, है ना। क्वेश्चन जो जो ऐसे लगते हैं आपको इनअप्रोप्रिएट है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं और गलत आंसर्स आ रहे हैं या आंसर की में चेंज आ रहा है, उसको सर्कल करके रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21, 2, 3, 4 38 वाले में भी आंसर रॉन्ग आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 38 में क्या लिखा है? 38 क्वेश्चन में दिया है, देखो सब अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, ठीक है ना, अगर बीच में कुछ छूट गया है तो। 38 में लिखा है मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 24 एंड 24 नंबर्स इज 12, सो मीन ऑफ ऑल द नंबर्स इज। तो बेटा उसने बोला है कि सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है ना, एक्स आई ले लो, आई इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, तो मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 24, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 24 इंटू 12 हो जाएगा। इसी तरीके से y वाले अगर ऑब्जर्वेशन है तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर 24 तक, इनका सम 12 दिया हुआ है मीन, तो 12 इंटू 24 हो जाएगा। तो अगर इनका हमें नेट मीन निकालना है सब नंबर्स का, तो सबका लेट्स से मीन z बार के बराबर हम मार्क कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24 डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 36 है, ठीक है ना। तो 12 सब में से कॉमन कट आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 24 24 48 बाई 3 16 आ जाएगा आंसर। सही है सर 18 दिया हुआ है सर कितने? नहीं तो ठीक है ना, कर लेना आप, ये तो कैलकुलेशन है, कर लोगे ना आप। आपका भी 16 आ रहा है, हाँ हाँ सर। डन। नेक्स्ट, इसको भी सर्कल कर लो। नेक्स्ट 39, 40, 41, सर 44। 44, सर 42, 42। अब 42 में क्या दिया है? 42 के अंदर दिया है फॉर ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन द वैल्यू ऑफ xi का स्क्वायर, समेशन ऑफ xi स्क्वायर। इसमें तो क्या सम ऑफ स्क्वायर पूछा है इसने, है ना। 1 2 3 4 सबका हाँ स्क्वायर सर। 30 आ जाएगा 30। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा ना, मस्त क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो 30 को लिख लो, सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ठीक है, सिंपली 30 निकल जाएगा इसका ना। नेक्स्ट 44, 44 में क्या लिखा है बेटा? xi माइनस 2 है, 5 के बराबर है, तो उसका मीन क्या होगा? हर ऑब्जर्वेशन 2 से घटा दिया आपने तो मीन 5 आ गया, ठीक है ना। तो उसका क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो 44th क्वेश्चन में, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से आपका 7 आ जाना चाहिए यहाँ से, है ना, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन तो अगर 7 नहीं है ना सर? नहीं, लेकिन आपका 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ वो तो आ रहा है। बस सिंपल कर लो, खत्म। कुछ इसमें जानने जैसा नहीं है, हर ऑब्जर्वेशन 2 से घटा दिया, मीन 2 से घट जाता है, 2 से हाँ घटा वही है। मीन 5 है तो 7 आ जाएगा ना। चेंज कर लो, 44 का 7 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट ये सारे हो गए। 45, 46, 47 है ना, हो गए ना बाकी सारे। सर 47 का भी आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 10, एडिंग अ न्यू ऑब्जर्वेशन 18, 88 by 8, 11 आ जाना चाहिए ना। अरे हाँ सर, मैंने वो 11 ले लिया, सॉरी। ठीक है, ऐसे वेरीफाई कर लो सारे के सारे आंसर्स जो जो ऐसे लग रहे हैं, एक बार चेक कर लो आप। ओके, नेक्स्ट और कौन सा डाउट है? 49, 50, 51, 52, ठीक है, बाकी तो आई थिंक हो जाएंगे। असाइनमेंट में कोई डाउट है कि ये तो एनसीईआरटी है पूरा आपका, तो आपको ये इस चीज वो से तो हो गया सर एनसीईआरटी तो, है ना, रियलिटी चेक मिल जाएगा आपको कि मेरे को बोर्ड के लिए जो प्रिपेयर करना है तो क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, ना। तो आप असाइनमेंट इसलिए करते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 कोई डाउट नहीं है ना किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट चले क्या आगे, ओलंपियाड में आ जाते हैं। चलो ओलंपियाड में, अरे सर पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ। ओलंपियाड में क्या दिया हुआ है? इजी है सर, पर पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं बेटा। ओलंपियाड ड्रिल 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? The numbers 3, 5, 7 and 9 have their respective frequencies x minus 2, x plus 2, x minus 3 and x plus 3. If the AM is 6.5,
देन वैल्यू ऑफ एक्सेस। भाई x माइनस 2 जो है वो ये बोलना चाह रहा है कि 3 बार आ रहा है, 3 नंबर है जो x माइनस 2 बार आ रहे हैं, 3x माइनस 2 बार आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे एफ आई एक्स आई वाला, प्लस 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो x प्लस 2 बार आ रहा है, प्लस 7 ऑब्जर्वेशन जो है वो x माइनस 3 बार आ रहा है, प्लस 9 ऑब्जर्वेशन जो है वो x प्लस 3 बार आ रहा है। अब हो क्या रहा है, फ्रीक्वेंसीज का सम अगर आप करोगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, सही है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 13/2 के बराबर दिया। आई थिंक कर लोगे अभी आप। 3x 5 8x 7 15x 24x 3 2 minus 6 10 minus 21 minus 6 plus 10 minus 21 plus 27 into 2 is equal to 52x। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 10 2 20, ठीक है। तो 48x प्लस 20 इज 52x, तो 4x 20 के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। हाँ वो नीचे 4x की जगह सिर्फ 4 ही ले लिया था इसके लिए, हो गया, अब तो हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रिल में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फोर्थ वाले में क्या लिखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ अ सीरीज इज x बार एंड द सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नंबर्स इज k, देन द nth नंबर इज हाउ मच। बहुत इजी लिखा है, x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n जो है वो x बार के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x1 प्लस x2 गोज ऑन टिल xn माइनस 1 प्लस xn कितना हो जाएगा, n इंटू x बार हो जाएगा। मॉड्यूल साथ में खोल के बैठे आप, ठीक है ना, एक बार मॉड्यूल अपने पास ही रखो, मैं क्या कर रहा हूँ पता चलेगा आपको। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नंबर्स इज k, तो पहले n माइनस 1 नंबर्स का सम k है, तो xn कितना आ जाएगा, nx बार माइनस k। तो nth ऑब्जर्वेशन आ जाएगी आपके पास n इंटू x बार माइनस k। आई थिंक वेरी मच इजी। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9, ठीक है। 10th वाला सर, 10th में क्या लिखा, n ऑजाइव ऑन द x एक्सिस। ये तो जब ऑजाइव बता रहा था तब आपको बताया था, ऑजाइव जब आप बनाते हो तो x एक्सिस पे क्या लेते हैं आप, अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, क्या लेते हैं, एनी वैल्यू फ्रॉम द क्लास इंटरवल, नो। अपर क्लास बाउंड्रीज ये लेते हैं हम जब स्पेशली अगर आप बात करोगे मोर देन ऑजाइव की। नेक्स्ट लोअर क्लास लेते हैं जब लेस देन ऑजाइव बनाते हैं। और जो वैल्यूज की हम बात करते हैं, क्लास मार्क हम लेते हैं क्या, नहीं क्लास मार्क नहीं लेते हैं। तो प्रॉब्ली ऑजाइव में इसको यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए इन एंड लेस देन टाइप ऑजाइव और मोर देन टाइप ऑजाइव, ठीक है ना। देयर आर टू आंसर्स व्हिच कैन कम, सी कैन कम, डी कैन कम। हाँ वही ओसीडी में ही कंफ्यूजन था, ठीक है ना, दोनों कब यूज होते हैं स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। लेस देन टाइप ऑजाइव व्हाट इज बीन टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। नेक्स्ट ओके 12 13 14, जैसे 14th में दिया हुआ है इसने, अच्छा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सर 23 23 सर। 23 में क्या लिखा है, 23 में लिखा है sum of its deviations of set of values of xi measured from 50, तो deviations measured from 50, ठीक है ना। तो 50 minus x1 plus 50 minus x2 plus 50 minus x3, तो इसके deviation 50 में से जब measure किए गए, ठीक है ना, sum of the deviations of the set of the values of xi when measured from 50 is minus of 10, okay। Next, okay, next and the sum of the deviations of the values from 46, तो 46 में से जब deviations को measure किया तो 46 minus xi plus 46, अच्छा ये तो sum के बराबर ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये 46 minus x1 लिखो आप, फिर 46 minus x2 लिखो आप, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है आपके पास, 70 के बराबर दिया है, ओके। देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज, देन द मीन इज, ओके। तो मीन मतलब मुझे x बार निकालना है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 50 n टाइम्स माइनस समेशन ऑफ xi इज नथिंग बट माइनस ऑफ 10, और 46 सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम 56, तो ये आ जाएगा 46 n माइनस समेशन ऑफ xi
इज इक्वल टू 70। तो दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व कर लोगे आप, n और xi निकल जाएगा यहाँ से, कर लोगे ना? दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो यहाँ से हाँ सर, हो सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। लो, मान लो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 4n। अच्छा एक सेकेंड, इसने यहाँ से लेकिन हम अगर निकाल रहे हैं तो 50n माइनस 46n हो रहा है और समेशन ऑफ xi प्लस माइनस कट हो जा रहा है। अच्छा, बड़े नंबर में से डिविएशन निकाला, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी हमको, जो ये डिविएशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये वाला डिविएशंस फ्रॉम 50, मतलब ये लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो xi माइनस 50 करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस है वो बड़ी है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नहीं तो xi माइनस 50 कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया है ना, मेजर्ड फ्रॉम 50 इज -10, सर वो समझ नहीं आया। ये बोला गया है डिविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, किस नंबर से डिफरेंस, तो 50 से उसका जो डिफरेंस है उनका जब हमने सम करा तो वो -10 के बराबर आ गया, तो वो -10 के बराबर आ गया। और फिर इन्हीं नंबर्स का जब हमने डिफरेंस कैलकुलेट करा 46 से और उसका जब मैंने सम किया तो मेरे पास 70 आ गया। ठीक है, यस ओके, ठीक है, तो वो ऐसा बोलना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो सम ऑफ दिस वुड कमिंग समेशन ऑफ xi minus 50n is -10, summation of xi minus of 46n is equal to 70, माइनस प्लस माइनस कर दें आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 4n इज इक्वल टू -80, n का वैल्यू आपके पास आई थिंक 20 आ जाएगा इधर से, और n का वैल्यू अगर 20 आ जाता है तो समेशन ऑफ xi कितना आ जाएगा 990 यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक सो आप निकाल लोगे अब ना, 49.5 आ जाएगा आपके पास, सही है ना? ओके, मीन आ जाएगा ना समेशन ऑफ xi बाय n, तो 990 बाय 20 कर लोगे तो 49.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन 24 25, इसको लिख लो आप लोग, 24 25 26 27। अच्छा वैसे ही डिविएशन वाला कॉन्सेप्ट 9th का है ना? 27 आई थिंक ओलंपियाड ड्रिल 1 इज डन, कोई डाउट है उसमें? नेक्स्ट ओलंपियाड ड्रिल 2 में आ जाते हैं। फर्स्ट वाला ओलंपियाड ड्रिल 2 में क्वेश्चन नंबर 1, द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। बेटा रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज एक टर्मिनोलॉजी है जो डिनोट करता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उनके बीच का जो गैप होता है उसको रेंज कहा जाता है। तो अगर इसमें हम ऑब्जर्व करें तो 82 मेरे लिए मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 12 के बराबर है ना? ये 3 है, सॉरी 3 है, उससे छोटा नहीं है, 3 सबसे छोटा है। तो 82 और 3 के बीच में जो गैप है वो 79 का है, तो रेंज 79 हो जाएगी आपके पास। ओके, बस ऐसा ही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट 3 4 ये सब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? जो क्वेश्चन में दिया है उसके आंसर को हमें डेफिनेशन वाइज पहचानना है। यस बेटा। सर हिस्टोग्राम्स और पिक्टोग्राफ ये सब है? नहीं है बेटा, सब सिलेबस में आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे बिल्कुल नहीं है। आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन असाइनमेंट में किए हैं, उसमें कुछ आपसे ऐसा छूट गया है क्या कि यार ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम है? वो एनसीईआरटी का सिलेबस है। बाकी जो सी है और जो एन था हमने आगे देखा, ये सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग डिनोशन यूज किए गए। हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो हमको एनसीईआरटी के नोटेशंस मालूम है। कोई किताब में डेल्टा 1 डेल्टा 2 होता है, अपॉन डेल्टा होता है, तो वो उनका लिखने का तरीका है, ठीक है? तो हर किताब का अपना वे ऑफ राइटिंग होता है। तो कोई अगर बोल सकते हैं बोलते हैं ना हम कैम्ब्रिज की किताब यूज करते हैं तो उनका लिखने का तरीका अलग होता है, तो वो जब वो चीज लिखते हैं तो उसमें वो डिनोट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने एक एक डेफिनेशन लिखवाया था कि भाई n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। तो ये अगर हमें पता है या हमें पता नहीं है तो इसमें हम कोई महारथी नहीं बन जाते हैं। जो आपने डिनोशन यूज किया वो लिख दो, भाई आपने C किसको लिया है, N किसको लिया है, वो हमें बता दो, तो फिर हम अपना लॉजिक यूज करके आंसर दे देंगे आपको, ठीक है ना? तो कोई लैम्बडा लिख देगा तो लैम्बडा भी मेरे को थोड़ी पता लैम्बडा किस चीज का क्या होता है, ठीक है ना? तो क्या शब्द किसके लिए यूज किया गया अगर हमें पता है, भाई आपको मैंने अगर बता दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 है
फिर आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए कि CF किसको लेते हैं, क्या लेते हैं। ठीक है, Yes. ओके चलिए तो आगे चलते हैं अभी। आई थिंक सो बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 6 7 वाला ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड 8 ओके है। सर फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ वाले में क्या लिखा है बेटा? द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज वन ड्रॉन यूजिंग। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन से ग्रेड में था? 9th में था सर, पता है, लेकिन वो सब याद नहीं रहता सर। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास 9th का, है ना सर? खोल सकते हैं उसको। हाँ सर, देख लूंगा सर। शर्म आती है? नहीं सर, ऐसा नहीं, पर देख लूंगा सर। तो फिर आपको ये पुराने ग्रेड्स का तो आना चाहिए भाई। 9th का ही क्यों आना चाहिए, उसके पीछे भी रीजन है। एनटीएससी में तो पूछ सकते हैं। अरे सर आता है, बस स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत वो भूल जाते हैं बार बार, इसलिए। बाकी तो आता है सर 9th तो पूरा। फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये आता है वो आता है, हवाबाजी नहीं चलेगी। अरे सर सच अरे में आता है। अरे अरे अपन यार दोस्त थोड़ी है बैठ के अरे हाँ अरे हो जाएगा ये तो सर, हाँ ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। या तो आता है या तो नहीं आता, ठीक है। मान लो बता दिया मैंने बी ऑप्शन है, तो क्या सीखा इससे आपने? कुछ भी नहीं सीखा। इससे तो किताब खोलोगे 2 चीजें ज्यादा पता चलेंगी, खोलेंगे देखेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट। आगे तुमको एक अच्छी चीज सीखने मिलेगी आज, मजा आएगा जान के। 9th भी सेम आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 10th ये 9th वाला जो क्वेश्चन है 9th में मॉड्यूल में था, याद है आप लोगों को? थ्योरम पढ़ाया था। हाँ, वो सब सम 0 होता है, वो तो याद है सर, वो तो सर याद है। तब हमने इतने मॉड्यूल नहीं दी। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 10th 11 सर 10th वाला 10th वाला 10th में क्या लिखा है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन C is given to you as, L is given to you as, T is given to you as, M is given to you as, N is given to you as। अब फिर यही देखो भाई, L को लोअर लिमिट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। C को हम लोग क्लास साइज कंसीडर कर लेते हैं। अब ढूंढना जो जो है उसमें जो जो चीजें खूट रही है तो बाकी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो देखते जाओ क्या क्या चीजें अवेलेबल है। 66.5 L मालूम है आपको, n/2 उसने दिया है तो वो भी निकल जाएगा 51 माइनस CF/F। अच्छा एक M दिया है, एक T दिया है, ओके भाई। हाइट जो है वो 3 दी हुई है आपको। सर CFT होगा। CF क्या होगा? T होगा सर। T होगा। आप ये थोड़ा ही देखो छोटा। इसके पीछे देखो कोई लॉजिक तो नहीं है। आप चेक कर लो क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन होना चाहिए कि व्हाट T डिनोट्स व्हाट M डिनोट्स। अभी लेकिन जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है वो किताब में से डायरेक्टली ले लिया गया है, ठीक है। यूजुअली होता क्या, जो क्वेश्चन सिलेक्ट करता है वो खुद सॉल्व करता नहीं है कभी, ठीक है। तो उठाने के लिए क्वेश्चन उठा लेता है। तो किधर से उठाया? अब जिस किताब से उठाया भाई, कैम्ब्रिज से उठाया, तो उसने किस डिनोशन के लिए क्या यूज किया गया है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, ओके। तो 66.5 अब 51 तो n/2 हमने निकाल लिया, ओके। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अच्छा बेटा एक 23 हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि एक क्लास का फ्रीक्वेंसी जो रहा होगा वो 23 रहा होगा, और CF is cumulative frequency, तो probably 42 is this। तो पूरा डेटा आपके पास यूज हो गया है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ओके। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 42 नहीं हो सकती क्या फ्रीक्वेंसी? हो सकती है, क्या पता उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 42 हो जाए और उससे पहले कम कम फ्रीक्वेंसीज रही हो, तो CF उससे पहले जो होता है क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो आपके पास 23 हो जाए। हो सकता है, प्रॉब्ली हो सकता है, यस, ओके ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 13। सर 13 14 15 17। हाँ अब देखो 13 14 15 में क्या होता है? 13th वाला जो है, 13th में पहले आपको ये समझना पड़ेगा द मोस्ट स्टेबल एवरेज इज। मोस्ट स्टेबल एवरेज की जब वो बात करता है तो पहले आपको पता होना चाहिए AM क्या होता है, HM क्या होता है, मोड क्या होता है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो GM क्या होता क्या है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी जो चीजें होती है ये होती क्या है और इनको कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये सारा हम पढ़ेंगे 11th के अंदर मैथमेटिक्स में। ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, और एक आपका मोड होता है। तो अभी तक आपको अर्थमेटिक मीन तो पता चल गया है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। एक डेटा मेरे पास रैंडमली अवेलेबल है,
मुझे उसका एवरेज निकालना है, मैं निकाल लेता हूँ। मोड क्या होता है? मोड एक ऐसा डेटा होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग किससे हुई है, एंडिंग किससे हुई है। उसको सबसे ज्यादा फर्क उस चीज से पड़ता है कि भाई सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड डेटा कौन सा है। तो मोड इज अ डेटा विच रिमेन्स ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना भाई, शुरुआत कहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ से हो रही है, उससे मोड को फर्क नहीं पड़ता। मोड डिपेंड्स अपॉन द डेटा विच रिपीट्स मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, डेटा ऑकरिंग मैनी रिपीटिंग मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है हम बोलते हैं। जैसे आपके पास एक क्लास इंटरवल होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्लास इंटरवल मोड में पार्टिसिपेट करता है। उससे क्योंकि मोड का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, L प्लस 2f1 माइनस f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सही है ना? ठीक है, तो मोड के डेटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया गया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी, क्लास की साइज और वो क्लास जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मोड को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने डेटा जब शुरू किया तो उस टाइम क्या डेटा रहा होगा, आपने जब डेटा का एंडिंग करा तो उस टाइम क्या डेटा रहा होगा, इससे मोड को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मोड एक ऐसा होता है जिससे स्टार्टिंग और एंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ज्योमेट्रिक मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब मान लो आपके पास क्या है, आप किसी होटल का रेटिंग चेक कर रहे हो, ठीक है ना, होटल का रेटिंग दिया हुआ है, तो रेटिंग में आपने क्या बोला है, स्टार्स दिया हुआ है, स्टार्स। तो एक रेटिंग जो होता है वो स्टार्स के बेसिस पे होता है कि मान लो किसी होटल को 4 स्टार दिया गया है, किसी होटल को 5 स्टार दिया गया है, किसी होटल को 3 स्टार दिया गया है। ठीक है ना, तो ये रेटिंग दी गई है बेस्ड ऑन उनकी सर्विसेज कैसी है। दूसरी होटल को रेटिंग एक जगह पे दी गई है, वो 100 में से रेटिंग दी गई है, 100 में से रेटिंग दी गई तो उन्होंने कहा भाई हम 100 में से पॉइंट देते हैं। तीसरे ने बोला कि भाई हम अगर रेटिंग देते हैं तो जैसे हम 10 में से रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो एक होटल का हमने केस ले लिया, सैंपल स्पेस लिया, जिसमें उसको इन्होंने रेटिंग दिया था 4 आउट ऑफ 5, इन्होंने रेटिंग दिया था उसको 90 आउट ऑफ 100, और ये 10 वालों ने उसको रेटिंग दिया था। अब 3 केसेस ज्यादा हो जाएगा समझने में, 2 को लेके बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो एक होटल 2 था, उसको इन्होंने रेटिंग दिया था लेट्स से 3.8 या 3 बोल देते हैं, चलो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग क्या ना 4 देते हैं फिर सीधा 3 देते हैं, तो 3 और आउट ऑफ 5 इन्होंने दे दिया, इनका परफॉर्मेंस कम अच्छा था। तो उन्होंने बोला भाई आपका परफॉर्मेंस कम अच्छा है तो हम आपको 75 ऑन 100 देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हमने इन दोनों का मीन निकाला तो पता क्या चला, मीन निकालने पे बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पता क्या चला, 94/2 इसका मीन आया जो कि 47 आया। जब मैंने इसका मीन निकाला तो 78/2 आ गया विच इज 39। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसका मीन आया था 47 और इसका मीन आया था मेरे पास 39। ओके, फिर एक होटल 3 आई। अब होटल 3 का जब फीडबैक लिया गया तो पता क्या चला, इसमें इसको रेटिंग दिया गया था 4 on 5, 3 on 5। ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं इसको रेटिंग दिया गया था 3 on 5, और इसमें जो इसको रेटिंग दिया गया था वो दिया गया था लेट्स से 90 on 100 रेटिंग इसको दिया गया। तो जब हमने इसका एवरेज निकालने की कोशिश की तो हमें ये पता चला इसका एवरेज आ गया 93/2 एंड विच केम आउट टू बी लेट्स से 46.5। ठीक है, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, इसका रेटिंग था 47, इसका रेटिंग था 39 और इसका रेटिंग था 46.5। अब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में जैसे एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग केसेस में आपको बता रहा हूँ। मान लो इसको रेटिंग दिया गया था 2 on 5, लेकिन इनका बहुत अच्छा जेलअप था, इस होटल के साथ इसका बहुत अच्छा जेलअप था, तो उसने इसको क्या कर दिया 95 on 100 दे दिया। बोला ठीक है यार, हमारी तरफ से आपको 95, क्योंकि आप हमारे इन पैरामीटर्स पे वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है ना, देयर कैन बी पैरामीटर्स एज वेल। मान लो ये क्लीनिंग के बेसिस पे मार्क्स दिया गया है, एक ही इंस्टीट्यूट क्लीनिंग पे बेसिस पे दे रही है जिसका क्रेडिट 5 है, और ये जो दे रही है ये एनवायरमेंट के बेसिस पे दे रही है जो उसके अगल बगल का एम्बियंस है। ठीक है, तो एम्बियंस मान लो इसका बहुत अच्छा है तो उसको 95 मिल गया, लेकिन अंदर क्लीनलीनेस बेकार है। तो लेकिन जब इसका एवरेज किया गया तो इसका एवरेज 97/2 विच इज अगेन 47.5 आ रहा है, 48.5 लेट्स से। ठीक है ना, 40 से 8.5। तो पता क्या चला, होटल 4 सबसे अच्छा है, ऐसा हमें एवरेज से पता चला, लेकिन जबकि देखा गया तो इसका रेटिंग 2/5 था ऑन टर्म्स ऑफ इनसाइड क्लीनिंग। तो क्या हम डायरेक्टली मीन यहाँ पे निकाल सकते हैं? क्या डायरेक्ट मीन ने हमको कोई आइडिया दिया यहाँ से? तो नहीं दिया। तो ऐसे जहाँ पे आउट ऑफ जो रेटिंग की हम बात करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर का अलग अलग वेटेज है। तो इस केसेस में कॉन्सेप्ट लगता है वेटेड चीजों का। मान लो जो
होटल है उसको 4/5 रेटिंग दिया गया, लेकिन 4/5 रेटिंग उतना ही वेट कैरी करता है जितना 90 और 100 को वेट हमने दिया गया। तो अगर 2/5 है तो दैट शुड डिमिनिश द रेटिंग, या जो एवरेज है उसका वो इतना ज्यादा डिमिनिश होना चाहिए जितना 95 ऑन 100 की वजह से डिमिनिश होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, उसका तो 2 का इफेक्ट है, वो 95 है। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी को 5/5 भी मिला है और यहाँ पे बेचारे को अगर 85 मिला है ऑन 100, तो पता क्या चला कि भाई इसकी अंदर की क्लीनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा कम की वजह से इसका ओवरऑल रेटिंग बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इन दिस केसेस हम डायरेक्ट एवरेज मीन का यूजेज नहीं कर सकते, एवरेज मीन जो है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। इज इट क्लियर? तो अलग अलग तरीके के मीन इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पे तो अभी हमें सिर्फ 2 डिस्कस करे गए, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन भी होता है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, वेटेड हार्मोनिक मीन भी होता है। ये सारे डिराइव करे गए बेस्ड ऑन हाउ वी वांट टू गिव वेटेज टू एवरी ऑब्जर्वेशन, हम किस तरीके से इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसके ऊपर। तो इन नटशेल मैं आपको बता दूं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ए और बी अगर ऑब्जर्वेशन है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी से डिनोट होता है। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, सारे सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में डिस्कस करना। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब 2 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी आती है उसको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। सिमिलरली हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 2ab बाय a प्लस b। 2 ऑब्जर्वेशन का पहले रेसिप्रोकल करना, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद उनका मीन निकालना और उसको फिर रेसिप्रोकेट कर देना। मान लो a और b आपके पास ऑब्जर्वेशन है, उनको रेसिप्रोकल आपने कर दिया 1/a 1/b के अंदर। जब इनका आपने मीन निकाल लिया रेसिप्रोकल्स का, तो वो क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 टाइम्स ए बी, और फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो 2ab बाई a प्लस बी। पहले नंबर्स ए बी थे, रेसिप्रोकल कर दिए तो 1/a 1/b हो गए। तो जो रिजल्ट आया रेसिप्रोकल का मीन करने के बाद वो 1/a प्लस 1/b से क्या आ जाएगा a प्लस b बाई 2ab। फिर वापस से रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो जो ऑब्जर्वेशन थी उनका हार्मोनिक मीन निकालना था। आपने उल्टा कर दिया मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन बदल गई ना। जैसे ऑब्जर्वेशन मान लो आपके पास थी 5 और 7, तो इनको उल्टा करने के बाद आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आ गई 1/5 और 1/7। तो उसका जब आपने मीन निकाला तो वो क्या आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/7, दैट विल बी गिविंग यू 12/2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा 6/35। तो जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो 35/6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों रेसिप्रोकेट करना पड़ा लास्ट में, भाई 5 और 7 के बीच में तो आना चाहिए, रेसिप्रोकल तो कहाँ 5-7 के बीच में आएगा। तो ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग मीन्स अलग अलग केसेस में हम निकालते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आप किस चीज को ज्यादा वेटेज देना चाहते हो। ओके अच्छा, अब इसने पूछा क्या है, तो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में इसने हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर्स ऑफ एन एवरेज व्हिच कैन नॉट बी द मोस्ट स्टेबल एवरेज। 13th क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी एवरेज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल मीन है, क्योंकि वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे देती है। इट्स मोर स्टेबल। भाई अगर आपने, स्टेबल का मतलब ये होता है कि क्या मैं ऑब्जर्वेशंस को बदल दूं तो बिल्कुल रिजल्ट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बदलना नहीं चाहिए, जो कि हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। अगर आपकी जो मोड वाला डेटा है वो अगर चेंज कर जाएगा तो मोड पूरी तरीके से चेंज कर जाएगा। मीन को चेंज करने के लिए मीन जो है वो हर एक वैल्यू पे इक्वली डिपेंडेंट है। पहला ऑब्जर्वेशन हो या लास्ट ऑब्जर्वेशन हो, वो हर एक को इक्वल वेटेज देता है, वो हर एक को इक्वल वेटेज से लेता है। तो वो जब मैं बोलता हूँ तो काफी स्टेबल कहा जाता है मीन। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट में हमने मीन को काफी स्टेबल कंसिडर किया है। ओके नेक्स्ट, सर पीछे आंसर एएम दिया। मीन इज नथिंग बट बेटा अर्थमेटिक मीन, एएम को ही अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। ठीक है, मीन ओके सर। है ना, एल्जेब्राइकली जो हम मीन निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn बाई n तक। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब कौन सा एवरेज जो है वो हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हैं। ग्राफिकली अगर हम चाहें तो मीडियन आप निकाल सकते हो ग्राफिकली। ओके, मोड कैसे निकालेंगे ग्राफिकली, मोड को ग्राफिकली निकालने के लिए एल प्लस, देख लेते हैं, लेट्स सी 14th आपके पास दिया हुआ है, मोड हो जाएगा एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2। अच्छा, एवरेज, एन एवरेज विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीडियन निकाल सकते हो आप
मोड को ग्राफिकली अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे मोड को ग्राफिकली हम? F1 F0 और F2 मेरे पास दिया हुआ है, F1 भी मेरे पास दिया हुआ है, क्लास होगी मेरे पास क्लास इंटरवल। देखो एक्चुअली ये निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल सकते हो पता है? ये F1 माइनस F0 जो है ये गिवन चीजें क्वांटिटी नोन है आपके पास, ये वाली क्वांटिटी आपके पास डेटा में नोन होगी, दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग फ्रॉम द डेटा, ओके। और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो डेटा में आपको नोन होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये दोनों कोरस्पॉन्ड करने वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो ग्राफिकली ये आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर तीसरी चीज की बात करते हैं, हार्मोनिक मीन की हम बात करते हैं, हार्मोनिक मीन। अच्छा, हार्मोनिक मीन एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत बार हार्मोनिक मीन डिफाइन होता ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं होता हार्मोनिक मीन? क्योंकि जीरो अगर इंक्लूड करेंगे तो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली इसका ग्राफ हम बनाते ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको ग्राफिकली हम बना नहीं सकते, ओके। बाकी अर्थमेटिक मीन तो नंबर्स है, उनको डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट 15th की बात करते हैं। 15th में क्या बोला है? विच ऑफ द मेजर्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डेटा। अच्छा, कौन सा सारे डेटा को अकाउंट करता है? तो देख लेते हैं एक बार। अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन में सारा डेटा यूज हो जाता है, एक्स आई एफ आई आपका हर वाला यूज होता है। मीडियन के केसेस में जब हम बात करते हैं, मीडियन के केसेस में देखो मीडियन की भी कुछ खासियत है। मीडियन क्या करता है? मीडियन जो डेटा अकाउंट करता है वो मिडिल मोस्ट डेटा को अकाउंट करता है। जो डेटा है मेरे पास उसमें मिडिल मोस्ट डेटा के बारे में जानकारी वो लेता है ज्यादा आपसे। जैसे अगर मीडियन का फॉर्मूला आप देखो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो अगर इसमें हम ध्यान दें तो एक क्लास साइज इसने टेक केयर करा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास उसने लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास लिया, ठीक है ना, n/2 मतलब हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी लिया। तो इसमें क्या इसने टेक केयर किया? लास्ट वाली फ्रीक्वेंसीज को, भाई कौन सी क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी लास्ट में आई थी, मान लो किसी में 5 थी, किसी में 10 थी, किसी में 12 थी, उसको कोई लेना देना नहीं है। टोटल फ्रीक्वेंसीज अगर कांस्टेंट है, लास्ट में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन उसको इस चीज से फर्क पड़ता है आगे डेटा ज्यादा मास में प्रेजेंट है या पीछे डेटा ज्यादा मास में प्रेजेंट है। क्यों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो सारा वो सम कर लेता है। तो मोड में ये फर्क पड़ता है कि वो लास्ट वाली और स्टार्टिंग की वैल्यूज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मीडियन इस चीज पे इंपॉर्टेंस देता है कि डेटा कहाँ पे मास में प्रेजेंट है। अगर ज्यादा आगे मास में डेटा प्रेजेंट है तो मीडियन उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा, अगर लास्ट में ज्यादा डेटा प्रेजेंट है तो मीडियन उसकी तरफ झुकेगा, ओके। लेकिन क्या वो अगर आगे ज्यादा डेटा प्रेजेंट है तो वो आगे फोकस करेगा, पीछे के डेटा पे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर श्योर यहाँ पे हम मीन के बारे में बोल सकते हैं। मीन इज वेरी स्टेबल, मीन टेक केयर ऑफ ऑल द डेटा। मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मीन आगे पीछे सारे डेटा को इक्वल वेटेज देता है और उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो आप इसमें भी बोल सकते हो मीन के बारे में। नेक्स्ट 17th आई थिंक सो, 18th 19 20। अच्छा 20 एक अच्छा क्वेश्चन है। 20 हो गया सर 70 सर 17 और 18। 17 में क्या लगा? इफ मीडियन इज 20 एंड ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 2। ओके, मीडियन आपका डेटा है जो वो 20 के बराबर है और हर ऑब्जर्वेशन आपने 2 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो 17 में आपका हर ऑब्जर्वेशन 2 से बढ़ गया बेटा, तो जो मिडिल मोस्ट डेटा है वो भी 2 से बढ़ जाएगा, तो 20 से 2 बढ़ गया तो 22 आ जाएगा, सही है ना? प्रीटी इजी। यस सर। नेक्स्ट कौन सा डाउट 20 है? सर, कौन सा वाला डाउट है? 20। 20। तो चलो 20 देख लो आप, बहुत जबरदस्त चीज है ना 20, बहुत अच्छा है। इसको हम आगे के क्रेड्स में भी बहुत यूज करते हैं और ओलंपियाड्स में भी इसको यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज कर सकते हो? जैसे आपको दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके मान लो 15 स्क्वायर तक दिया है। अगर आपको सम निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा 20 लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद 21 और इनमें कोई डाउट है क्या? 21 22 23। सर उसके बाद डायरेक्ट 28 में है बस। 28 में, इफ द रेशियो ऑफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ सर्टेन डेटा इज 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोड एंड मीन? देखो बेटा 28 पहले मैं बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला? रेशियो ऑफ मीन इज टू मीडियन,
तो मीन अपॉन मीडियन आपके पास 2/3 है, ठीक है ना, मीन बाय मीडियन 2:3। अब मोड बाय मीन इसने पूछा है, मोड बाय मीन, तो ये कितना होगा हमें बताना है। तो मैं बोल सकता हूँ मीडियन को अगर मीन बाय मीडियन अगर दिया है तो मीन को मैं 2x ले सकता हूँ, मीडियन को मैं 3x ले सकता हूँ, यस। और मोड आप x के टर्म्स में निकाल लोगे, बहुत आसान है, 9x माइनस 2x इंटू 2 तो हो जाएगा 4x, फिर 5x आ जाएगा, मोड 5x आ गया, तो 5x बाई 2x, तो 5:2 आ जाएगा, सही है, प्रीटी इजी सर 24 हाँ वाला सर इजी है ना। 24 बेटा सेम वही फॉर्मूला पे बेस्ड है, मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आयुष वो तो किसी एक को सॉल्व करेंगे ना तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बन जाएगा। ये किसी में से भी आप निकालने की कोशिश कर लो ना, जैसे इसने कैसे निकालते हैं, देखो मोड क्या होता है, तो मोड आप तो दिया 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं होगा, फिर मीडियन इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप मीडियन निकालने की कोशिश कर लो, ठीक है, और मैच कर लो, फिर मीन निकालने की कोशिश कर लो, मैच कर लो, और डी में मीडियन, तो अगर बी हो जाएगा तो डी नहीं होगा, और अगर बी नहीं होगा तो डी भी चेक कर लो, नहीं होगा तो फिर सी बच जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे आप? अब यस लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉब्ली इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 20th वाला, सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं सम ऑफ स्क्वायर्स आपको सिखा देता हूँ, इसके बाद आप इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आगे सम ऑफ क्यूब्स भी खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे होता है। अगर मैं x+1 का क्यूब लिखूं तो क्या लिखा जाता है। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पता है कि नहीं पता? ये पता होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पता है आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नहीं मालूम? मालूम है ना, एपी पढ़ा है नहीं अगर सर। आपने स्कूल में तो मालूम होगा ना, n इंटू n+1/2। नहीं पढ़ा क्या? अरे हाँ हाँ सर। हाँ ये सब पढ़ा है। हाँ भूल पढ़ा जाते है। हो आप। अरे ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि मैंने अपने शब्द मुंह से निकाला है तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए खुद से बहुत सारी चीजें, स्कूल में पढ़ते हैं अपन। देखो अच्छा निकालते कैसे ये पता है आपको? निकालते सर कैसे? क्या एसी सम का ऑफ n फॉर्मूला टर्म्स कैसे, n/2 2a प्लस n-1d। एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो। दूसरा मान लो मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, मैं डायरेक्टली निकालना चाहता हूँ, तो ऐसे भी निकालते हैं, जैसे एपी का डेरिवेशन होता है। मान लो Sn लिखता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसी सम को मैं उल्टे ऑर्डर में फिर से लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, और ये चलता हुआ 1 तक जाएगा। अब दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2Sn कितना हो जाएगा, हर एक टर्म को ऐड कर लो वर्टिकली, n+1 हो जाएगा। कितनी बार होगा ये भाई, n टर्म्स लिखी हुई थी तो ये n टाइम्स n+1 हो गया, तो Sn कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, Sn हो जाएगा n इंटू n+1/2। ये क्लियर है, n इंटू n+1/2, ये यस हाँ सर ये क्लियर है। सही है। अब सम ऑफ स्क्वायर्स बोला गया है निकालने के लिए, तो थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग को लेवल एक आगे लेके जाते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सोचूं, अगर मैं ऐसा सोचूं, x+1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो यही निकालने का मैं एक और बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ। x+1 का स्क्वायर क्या होता है, x² + 2x + 1 होता है, ओके। अगर मैं इसमें से x² को घटा दूं तो पता क्या चला, x+1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x+1 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं बेस मान के चलूं और x की जगह मैं सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूं 2 से, 1 से शुरू करते हैं, चलो 1 से शुरू किया तो क्या बन गया, देखो मुझे बताते जाना, 2² माइनस 1² विल बी 2 टाइम्स 1 + 1, एग्रीड। अगर x की जगह पे मैंने 1 रखा, तो अगर x की जगह मैंने 2 रखा तो क्या हो गया, 3² माइनस 2² इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 + 1, सही है। अगर x की जगह मैंने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 4² माइनस 3² इज इक्वल टू 2 इंटू 3 + 1, सही है, समझ आ रहा है। तो इसको अगर मैं लेता हुआ जाऊं, x की जगह लास्ट में मैं n रख दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, n+1 का स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू 2 इंटू n+1। सर समझ में देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ बेटा, हमने क्या किया, पहला फॉर्मूला लिखा x+1 का स्क्वायर, क्लियर है, फिर हम x² को उधर ले गए तो x+1 का स्क्वायर माइनस x² हो गया 2x + 1। अब x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो ये 2² माइनस 1² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 1 हो गया। x की जगह 1 रखना है बेटा, फिर मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 रखने पे क्या मिला, 3² माइनस 2², 2 इंटू 2 + 1।
की जगह 3 रखा तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 2 इंटू 3 प्लस 1। समझ आया? अभी समझ आ रहा है? यस सर। फिर x की जगह मैंने n रखा तो x की जगह n रखने पे क्या मिला, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1। अब क्या करो आप, सारे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड कर लो। तो पता क्या चला, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, हर स्क्वायर कटता जाएगा। पहली टर्म चौथी टर्म से कट रही है, पहली टर्म चौथी से कट रही है, तो ये चौथी कटेगी कहीं ना कहीं इसके पहले वाली से, और सेकंड कट रही है फर्स्ट से, सेकंड कट रही है फर्स्ट से। तो न ये कटेगा न ये कटेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड से कटेगा तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और सेकंड फर्स्ट से कटेगा तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो बना क्या, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, आप सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लिए, अब सारे राइट हैंड साइड जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो रहा है, देखो 1 1 1 1 कितनी बार आया, n बार 1 आ गया, n लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है पता है, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम n तक जा रहा है, तो 2 टाइम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n लिखा है। अब यही तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, यही तो मुझे ढूंढना है, मैं इसको नए फॉर्मूले से डिराइव करना सिखा रहा हूँ आपको। तो 2 टाइम्स Sn प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अगर इसको ओपन कर लेंगे तो क्या जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn प्लस n हो गया। तो ये n स्क्वायर, अब n यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 कितना हो जाएगा, Sn के बराबर, जो कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इसी मेथड को आधार लेके अब आप स्क्वायर्स भी निकालेंगे और क्यूब्स भी निकालेंगे, जिसको मैं ही नेक्स्ट टाइम आपको निकाल के दिखाऊंगा। तब तक आप एक बार इस मेथड को ट्राई करके स्क्वायर्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एक बार लिख लो इसको अच्छे से आप।